जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सो मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं। असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, जो कि यह क्वेश्चन कथन में बना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण होगा वासजेस पर्वत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वासजेस पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत पृथ्वी की प्रपटी में दरार या दोष के कारण बनते हैं, जिसमें भूभाग ऊपर उठता है। हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, ये सभी क्या है? ये वलित पर्वत हैं। ये सभी वलित पर्वत हैं। बात कर लें संसार में ऐसे पर्वत कम पाए जाते हैं। यूरोप में हार्ज पर्वत पाया जाता है। यूरोप में हार्ज पर्वत पाया जाता है। और वहीं बात कर ले वासजेस पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण होगा। भारत में नीलगिरी पर्वत जो है या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भारत में नीलगिरी पर्वत यह कैसा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है ए बी दोनों सही हैं, बी ए की व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यह बात सही होगा। कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कथन बी भी सही है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.322 समय लगता है। 27.322 दिन का समय लगता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब और प्रभाव के कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कथन बी कह रहा है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। कथन सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ऑप्शन है बी और सी सही है तथा ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए बी सही है तथा सी गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए बी सी सभी सही है, ए सी सही है तथा बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित लगभग यहाँ से 30 से 32 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, तो यह बात सही होगा। दूसरा कथन है कायांतरित सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। कथन बी भी सही है। कथन सी कह रहा है संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनती है और पिघल कर मैग्मा भी बन जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल,
बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, कौन सा ऑप्शन राइट है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्यमंडल। मध्यमंडल यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। समताप मंडल की बात कर लें, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है तो वह है समताप मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर वायुमंडल की परत दी गई है। सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई है 0 से 12 किलोमीटर। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई है 12 से 50 किलोमीटर। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल समताप मंडल माना जाता है। और वहीं ओजोन रेखा यानी ओजोन परत भी समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तापमंडल है और सबसे बाहरी मंडल है बाह्य वायुमंडल, जिसमें रेडियो प्रसारण की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, घर के अंदर छोटे पौधों का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास पशुचारण एक रूप है जिसमें मौसम के अनुसार लोग अपने पशुओं के साथ चारागाहों के बीच आवागमन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? पवनों के संबंध में यहाँ पर ए और बी कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो यह बात सही होगा। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को अस्थायी पवन कहा जाता है। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, इन्हें अस्थायी पवन, इसके अलावा इन्हें सनातनी पवन भी कहा जाता है। इन्हें सनातनी पवन, भूमंडलीय पवन, सनातनी पवन, भूमंडलीय पवन या गृही पवन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोज और वेनाजोना के लानोस किसके उदाहरण हैं? शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्राजील के कंपोस और वेनाजोना के लानोस किसके उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा होता है शीतोष्ण घास का मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। सेकंड कथन है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है?
जलवायु के संबंध में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो यह जो है गलत होगा। पहला कथन गलत है, क्योंकि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है, जलवायु नहीं, तो यहाँ से गलत होगा। सेकंड कथन कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसके ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, यह भी कथन गलत होगा। कथन बी भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु अक्षांश, महासागरीय धाराएं, प्रचलित हवाएं, ऊंचाई, उच्चावच आदि अनेक कारणों पर निर्भर करती है, न कि केवल ऊंचाई या उच्चावच पर। तो यहाँ से दोनों ही कथन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर सही ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। यह कौन सी ऊर्जा होगी? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर सही ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह कैसी ऊर्जा स्रोत होगा? प्राकृतिक गैस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक गैस। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः उपयोग नहीं किया जा सकते। प्राकृतिक गैस ऐसा एक स्रोत है जो कच्चे तेल के साथ पाई जाती है और तेल निकालते समय मुक्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? मैत्री जो है यह भारत का दूसरा शोध संस्थान है। भारत का दूसरा शोध संस्थान है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंटार्कटिका में। भारत का दूसरा शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। इसे 1989 में बनाया गया था। मैत्री को कब बनाया गया था? 1989 में। भारत का पहला शोध संस्थान कौन सा होगा? तो वह है दक्षिण गंगोत्री। और यह संस्थान अंटार्कटिका के सिरमाकर ओसियस नामक चट्टान पर्वतीय क्षेत्र में है। मैत्री का उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान और हिमनद विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए किया जाता है। भारत का तीसरा शोध संस्थान यह जो है भारतीय है। इसे कब बनाया गया था? 2013 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तीनों ही शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में से सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज आधात्वित होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। यह जो है खनिज के संदर्भ में सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। यह भी सही होगा। सभी खनिज आधात्वित होते हैं। यह बात गलत है। कुछ खनिज जो है धात्वित भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। फोर्थ ऑप्शन जो है गलत है। कई खनिज धात्वित भी होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। सोना, चांदी और लोहा ये सभी क्या हैं? ये धात्वित खनिज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, वज्जी,
गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान करना है वही बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। मिलान से संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का संबंध होगा आखेट और संग्रहण। नर्मदा घाटी का संबंध है आखेट और संग्रहण। एक का संबंध जो है दूसरे से है, एक का संबंध यहाँ पर पहले से दिया गया है, एक का संबंध 5वें से है, एक का संबंध 5वें से। 3 ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में भी हल करिएगा, क्वेश्चन आसानी से हल होंगे। नर्मदा घाटी का उपयोग प्राचीन मानव द्वारा शिकार और खाद्य संग्रहण के लिए किया जाता था, इसलिए यह आखेट और संग्रहण से जुड़ा हुआ है। और वही बात कर लें, वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। वज्जी एक प्राचीन गणतंत्र था जो आरंभिक गणतंत्र की श्रेणी में आता है। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ का संबंध है आरंभिक कृषि, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है 5वें से है। सी का संबंध किससे है? 5वें से। गारो पहाड़ियाँ यानी मेघालय में आरंभिक कृषि की शुरुआत हुई थी, आरंभिक कृषि में यह मिलता है। गंगा घाटी, गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, यानी डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। डी का संबंध तीसरे से। गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले समृद्ध शहरों का विकास हुआ, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर को दर्शाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर, यानी ई का संबंध यहाँ पर जो है 4th से है। ई का संबंध 4th से है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे सबसे पहले नगर बसे, जिन्हें प्रथम नगर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी अवधि उचित है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। ए बी दोनों सही हैं किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी अवधि उचित है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो यह बात जो है गलत होगा। कथन ए गलत है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे काल विभाजन गलत है क्योंकि केवल शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ से पहला कथन गलत होगा। कथन बी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यह बात सही है। कथन बी सही है, कथन ए गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। कथन बी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है। ए बी दोनों सही हैं किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। तो यह बात सही है, पहला कथन सही है। कथन बी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं, व्याख्या सही नहीं करता। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ए भी दोनों सही है किंतु बी एक ही सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन बी कथन ए कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन ए कह रहा है सामाजिक व्यंग्य पर केंद्रित है जबकि कथन बी राजनीतिक उपयोग पर केंद्रित है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार शिलालेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में प्रारंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो किसी घटना या युग के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक मानवों के लिए शैल चित्रकला एक ऐसा ही प्रत्यक्ष स्रोत है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला प्रागैतिहासिक काल की है जो लगभग 80,000 वर्ष पुरानी है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला कितने वर्ष पुरानी है। यह लगभग 80,000 वर्ष पुरानी है। ये चित्र प्राकृतिक चट्टानों पर उकेर के गए हैं। उस समय के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। और वहीं बात कर लें पातशाहनामा चित्रकला, बाद के ऐतिहासिक काल के हैं। और कांगड़ा जो शैली है यह भी जो है बाद का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।